हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विज्ञान विद्या में। तो प्यारे बच्चों, हम इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स को आसान करने के लिए हमने स्टार्ट किया है जनरल मैथमेटिक्स को, यानी बेसिक मैथमेटिक्स हम यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। और बेसिक मैथमेटिक्स में ही अपने पास में यहाँ पर दो भाग जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक भाग में अपने पास में यहाँ पर एक्सपोनेंट वाला जो टॉपिक है वो आपका फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिसका हम यूज जो है वो फिजिक्स में करने वाले हैं और जगह जगह पर करने वाले हैं। इसी प्रकार से इसी कड़ी के अंदर अपने पास में जो मैथमेटिक्स का दूसरा जो भाग है उसे हम स्टार्ट कर चुके हैं, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे हम स्टार्ट कर चुके हैं। और वो टॉपिक अपने पास में था ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक जानकारी जो कि स्टार्टिंग वाली वो हम जान चुके थे, जिसमें हम जाने थे कि कोण क्या होता है। फिजिक्स के अंदर हम अध्ययन किसका करेंगे, ट्रायंगल का मापन किया जाएगा। इसके अंदर कोण जो है उन्हें हम कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक अपने पास में था एल्जेब्रिक फंक्शन के रूप में हम इसको जानते हैं, जिसमें थीटा का जो फॉर्मूला था वो अपने पास में आया था S/R, जहां S बराबर जो है वो अपने पास में था आर्क लेंथ और R जो था वो था रेडियस। ये फॉर्मूला अपने पास में आया था एल्जेब्रिक फंक्शन के रूप में। क्लियर है। इसी से हमने ये भी जाना था कि यहाँ पर एंगल के एक तरह से अपने फिजिक्स में जो यूनिट काम में आने वाली है वो रेडियन है, एक अपने पास में डिग्री है, साथ में अपने पास में आर्क मिनट और आर्क सेकंड, ये एंगल के यूनिट थे। इसमें एक एंगल को दूसरे एंगल में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमने इसको पेंडिंग रख दिया था, क्योंकि इससे पहले हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले जो टॉपिक थे उसको क्लियर करना है, उसके बाद फिर इन एंगल को आपस में कन्वर्ट करेंगे। इसमें अपने पास में जो एंगल को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा अपने पास पैटर्न था वो था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन के अंदर अपने पास में वो फंक्शन आएंगे जिसमें थीटा के साथ हम साइन, कोस, टेन इनका यूज करेंगे। तो इस प्रकार के जो फंक्शन अपने पास में रहने वाले हैं थीटा के लिए, वो अपने पास में त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। और यहाँ पर ये पूरे साइन थीटा, कोस थीटा, इनको क्या बोला जाता है उन्हें आज हम बिल्कुल समझने वाले हैं। तो अब अपने पास में आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक अपने पास में है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात टॉपिक डाल लीजिए आप, त्रिकोणमितीय अनुपात, और साथ में आप नोट करते हुए यहाँ पर चल सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हम यहाँ पर त्रिकोणमिति को समझ रहे हैं, ताकि अपने फिजिक्स का कोई भी टॉपिक जो है वो त्रिकोणमिति पर आधारित है तो वो गलत नहीं। क्लियर है। यहाँ पर अपने पास में त्रिकोणमिति का जो मूल आधार है, त्रिकोणमिति का जो मूल आधार है वो मूल आधार है इसके लिए समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति का मूल आधार है। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि इसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। ट्रायंगल के अंदर तीनों कोणों का जो योगफल है वो 180 डिग्री होता है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर अपने पास में एक कोण मान लीजिए कोई सा जो है वो है कोण थीटा। सपोज कीजिए कि अपने पास एक एंगल जो है वो थीटा था और वो थीटा यहाँ पर बनता है। ये कोण थीटा है जो यहाँ पर बन रहा है। इस ट्रायंगल को मैं नाम दे देता हूं ए, यहाँ पर ये बी और यहाँ पर ये सी। क्लियर है। अब अपने पास ये डी बिंदु के ऊपर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इनकी तीन जो साइड है ना, एक ये और ये वाली, यानी ए बी, बी सी और ए सी, तीन साइड अपने पास रहने वाली है। ट्रायंगल में तीन ही एंगल बनते हैं, जिसमें हमने स्पेशल लिया है 90 डिग्री का एंगल वाला, यानी आपके पास समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल आपके पास में है इसमें 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इसका नाम दिया गया है, और इस भुजा का नाम है हाइपोटेन्यूस, यानी जिसे मैं एच से रिप्रेजेंट कर देता हूं और जिसे बोला जाता है कर्व।
90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है हाइपोटेनियस, और एंगल के सामने वाली भुजा, तो एंगल कहीं पर भी बने उसके सामने वाली जो भुजा होती है इसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं पी से, जिसे हम कहते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, और जिस भुजा पर ये एंगल बन रहा है ना, जो इसका एक तरह से आधार है इस एंगल का, तो इस भुजा को आधार ही कहा जाता है, जिसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है बी से यानी बेस। ये हो गया अपने पास आधार। क्लियर है? ये आपके पास में समकोण त्रिभुज का पैटर्न जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे थोड़ा समझते हैं कि इससे अपने पास क्या क्या सारांश निकलते हैं। यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज को हम उन्हें एक बार यहाँ पर बना लेते हैं। स्ट्रेट लाइन आपको लेनी है। यहाँ पर आपके पास में स्केल की सहायता से आप इसकी बनाना। ये एंगल अपने पास में हो गया थीटा। यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ए, यहाँ पर हो गया ये बी, और यहाँ पर हो गया सी। यहाँ पर ये एंगल है आपके पास 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है AC, इसको एक नाम दिया गया है जिसे यहाँ पर दर्शा देते हैं H से, और इसे बोला जाता है हाइपोटेनियस, जिसे हम कहते हैं कर्व हाइपोटेनियस। और थीटा के जस्ट सामने जो साइड है यानी BC, इसे नाम दिया गया है P से, यानी जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब। भुजाओं के नाम फिक्स हैं। एंगल के सामने वाली भुजा जो है उसे हम परपेंडिकुलर नाम दे दिया, और 90 के सामने वाली जो भुजा है उसे हाइपोटेनियस बोल दिया। और यहाँ पर शेष जो भुजा बची है जो कि आपके थीटा के लिए है, यानी थीटा जिसके ऊपर बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं बेस। ये सीधा सीधा सा अर्थ ये है कि 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसे नाम दिया गया है कर्व हाइपोटेनियस। थीटा कहीं पर भी बने, चाहिए अगर यहाँ पर बनता है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा, अगर ये थीटा यहाँ पर बनता है तो इसके सामने वाली भुजा यानी एपी जो है वो तो हो जाएगा अब परपेंडिकुलर, और ये जो बीसी है वो क्या बन जाएगा बेस। क्लियर है? अभी फिलहाल थीटा यहाँ पर है तो ये बेस है और ये आपके परपेंडिकुलर। यहाँ पर अपने पास ये जो समकोण त्रिभुज है जो कि त्रिकोणमिति का मूल आधार है, इसमें 3 साइड अपने पास में बन चुकी है। एक साइड आपके पास में है P, एक साइड आपके पास में है H, और एक साइड जो है वो आपके पास में है B। इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी जो भुजा है वो आपकी H होती है, जो कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। सबसे लंबी भुजा यही होती है, बाकी इन दोनों से। क्लियर है? ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हो सकती हैं, छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो साइड है वो आपकी कर्ण होती है। यहाँ पे किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी ये जो बेसिक जानकारी है वो आपके 10th लेवल तक की ही है, ज्यादा अभी हमने यहाँ पर 11th नहीं लिया है। अब अपने पास पॉइंट ये है कि यहाँ पर बात हो रही है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। अपने पास देखो यहाँ पर 2 भुजाओं का अनुपात लिया जाता है, 2 भुजाओं का अनुपात लिया जाता है। क्या क्या हो सकता है? P और H का अनुपात हो सकता है, H और P का अनुपात हो सकता है। कितनी कंडीशन बन गई? 2। यहाँ पर P और B का अनुपात हो सकता है, B और P का अनुपात हो सकता है। कहने का मतलब अंश और हर में इनको चेंज कर देंगे। 2 कंडीशन आपके पास ये बन जाती है। इधर से भी आपके 2 कंडीशन बन जाती है, H और B, और B और H। 2 कंडीशन बन गई ये। तो इसका मतलब ये है कि अपने पास में ये 3 साइड जो है उनसे हम यहाँ पर टोटल 6 रेशियो क्रिएट कर सकते हैं, और ये 2 भुजाओं के लिए जो अनुपात निकल के आ रहा है समकोण त्रिभुज के लिए, इसी अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समझ में आ गई होगी? तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं के बीच का अनुपात होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। ये 6 अनुपातों को हम एक यूनिक नाम भी दे देते हैं, जिनको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अपने पास कंडीशन क्या क्या बन सकती है। फर्स्ट कंडीशन अपने पास में ये हो सकती है कि P/H हो सकता है। क्लियर है? दूसरी कंडीशन अपने पास में ये हो सकती है कि B/H हो सकता है। तीसरी कंडीशन अपने पास यहां पर बन सकती है P/B की। यहां पर P/H, B/H और P/B। क्लियर है? और 3 कंडीशन अब इनकी उल्टी भी हो सकती है।
यानी इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, नंबर 4 ये बन सकता है अपने पास में B अपॉन P। नंबर 5 यहां पर हो सकता है H अपॉन B, इसको उल्टा कर दें H अपॉन P। और छठी कंडीशन अपने पास बन सकती है H अपॉन P। क्लियर है? देखिए 3 हम इस प्रकार से लिया, 3 इनको उल्टा कर दिया, P अपॉन H, H अपॉन P, P अपॉन H, H अपॉन P, P अपॉन P और P अपॉन P। ये आपके पास इसी समकोण त्रिभुज से बन रही है। 6 अनुपात अपने पास आ चुके हैं और इन्हीं 6 अनुपातों को हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समझ में आ चुका होगा। त्रिकोणमिति का मूल आधार समकोण त्रिभुज था। समकोण त्रिभुज में आपके पास में एक कोण जो है वो आपके 90 डिग्री का बनता है और आपके पास 3 साइड होती हैं। इन 3 साइडों का जो अनुपात होता है उन्हीं अनुपात को हम यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। और ये अपने पास यहाँ पर डायग्राम से समझा तो इसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ 6 बन सकते हैं। कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती हैं वो भी हमने यहाँ पर जानी है। अब अपने पास ये जो रेशियो है ना, इन रेशियो को एक निश्चित नाम दिया गया है और वो निश्चित नाम है इनका यूनिक नाम, यानी इसके अलावा वो अनुपात किसी और का नहीं हो सकता। अब यहाँ पर वो जो यूनिक नाम है वो भी कोई सारांश निकाल के दिया जाता है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स जो होगी उसे हिंदी में तो हम भौतिकी कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको फिजिक्स कहते हैं। उसका कोई कारण होता है, कोई ऑथेंटिक रीजन होता है, कोई सिंबल ऐसे बनते हैं, कोई अर्थ ऐसा बनता है जो हिंदी इंग्लिश का सेम होता है। ऐसे ही किसी कारण से जो की कारण है जो अपने यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो गूगल वगैरह से सर्च कर सकते हैं कि P अपॉन H को साइन के द्वारा ही क्यों दर्शाया गया है। तो यहाँ पर P अपॉन H जो है उसे एक यूनिक नाम दिया गया है, यानी इस अनुपात को एक यूनिक नाम दिया गया है और वो यूनिक नाम था साइन और आगे लग जाता है इसके थीटा, यानी साइन थीटा को P अपॉन H कहते हैं जो कि फिक्स है, निश्चित मान इसका बनता है। क्लियर है? यहाँ पर इसका होता है साइन SIN थीटा, लेकिन शॉर्टकट के लिए इसको हम यूज करते हैं SIN ही, सिर्फ SIN साइन थीटा इसको बोलते हैं। क्लियर है? अब ये जो B अपॉन H होता है ये साइन का कोसाइन हो जाता है या इसका पूरक बन जाता है, तो इसी के आगे लग जाता है को और आगे आ जाता है साइन, तो जिसे हम शॉर्टकट में COS कहते हैं। आगे इसके थीटा लग रहा है तो ये COS इतना इसको बोला जाता है, तो ये COS है इतना ही इसको बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोस और साथ में थीटा। बाकी ये होता क्या है, कोसाइन होता है। बोला भी इसको कोसाइन ही जाता है लेकिन हम शॉर्टकट में कोस ही बोल देते हैं। क्लियर है? नंबर 3 की अगर हम बात करें तो नंबर 3 में ये जो अनुपात है P अपॉन B इसे बोला जाता है टेंजेंट। टेंजेंट इसे हम कहते हैं टेंजेंट और साथ में लगा देते हैं यहाँ पर थीटा। क्लियर है? ये 3 अनुपात अपने पास यहाँ पर बन जाते हैं और इसे शॉर्टकट में TAN ही बोला जाता है और लिखा भी जाता है टेन थीटा। इतना ही इसे बोला जाता है टेन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा। बाकी अपने पास में साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा। अब ये जो नंबर 4 है ना वो आपके पास P अपॉन B था, ये आपके पास P अपॉन P हो जाता है, यानी इसका उल्टा हो रहा है। इसके उल्टे को विपरीत एक तरह से बोला जाता है कोटेंजेंट। यहाँ पर को और ये आपके पास में आ जाता है टेंजेंट, आगे पूरा लिखा कोटेंजेंट और इसे शॉर्टकट में कहते हैं COT। सिर्फ इतना ही बोला जाता है COT, यानी ये हो गया कोट और ये बन गया आपके पास थीटा, तो इसे शॉर्टकट में कोट थीटा ही कहते हैं। तो कोट थीटा जो है वो किसके बराबर हो गया, B अपॉन P के, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया P अपॉन B, जो कि आपने 10th क्लास तक काफी अच्छी तरीके से समझा भी है और अध्ययन भी किया है। H अपॉन B जो कि इस B अपॉन H का व्युत्क्रम है, उल्टा है, इसे बोला जाता है यहाँ पर सिकेंट, इसे कहा जाता है सिकेंट थीटा और इसे सिर्फ शॉर्टकट में बोला जाता है सेक थीटा। सिर्फ ये वाला ही यूज किया जाता है सेक थीटा। क्लियर है? यूज भी इसको ज्यादातर इसी के रूप में किया जाता है, बाकी आपके पास में हो जाता है सिकेंट या सेकेंड, इसको आप बोल सकते हो। ये अपने पास में जो है P अपॉन H, ये है H अपॉन P, जो कि आपके पास को लगता है किसके साथ, सिकेंट के साथ, तो ये बन जाएगा को और ये आपके पास में हो गया सेकेंड। पूरा लिखिए इसको और इसे शॉर्टकट में बोला जाता है को सेक थीटा।
तो ये आपके पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनके यूनिक नाम यहाँ पर रखे गए। अनुपात आपके सामने है P अपॉन H, H अपॉन P, V अपॉन H, H अपॉन P, P अपॉन V, V अपॉन P। ये अपने पास में है। तीन जो है उनके व्युत्क्रम ये 3 है। तो हम यहाँ पर अगर इन 3 को हल कर लेते हैं तो ये 3 तो इनके व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पूरी त्रिकोणमिति में हम जो भी फॉर्मूले वगैरह यूज करेंगे वो इन 3 के ही समझेंगे। बाकी अगर इनकी जरूरत पड़ेगी तो अपने इनकी तो फिजिक्स में आवश्यकता इतनी पढ़ने वाली नहीं है। बाकी मैथमेटिक्स वालों के तो पूरी ही ब्रांच जो है वो चलने वाली है, अपने यहाँ पर इतना है नहीं। तो अब हम इनको नॉर्मली एक साथ नाम लिख लेते हैं 6 के 6। तो क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। जब सीधा सीधा हमें ये समझ में आ गया कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का जो अनुपात होता है जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, 6 ये अनुपात बनते हैं जिन्हें यूनिक नाम दिया गया है। और इस यूनिक नाम में नंबर 1 पर अपने पास में आ जाता है P अपॉन H, जिसे कि हम कहते हैं साइन थीटा। क्लियर है? दूसरा जो रेशियो है वो अपने पास में है B अपॉन H, नई चीज बिल्कुल भी नहीं है, कोस थीटा इसे हम कहते हैं, बाकी है ये कोसाइन। क्लियर है? नंबर 3 ये अपने पास में है P अपॉन B, जिसे कि टेंजेंट कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में हम टेन थीटा कहते हैं। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसी को उल्टा कर देते हैं, B अपॉन P बराबर, इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं कोट थीटा। बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। ये अपने पास में है H अपॉन B, ये बन गया अपने पास में सेक थीटा। और नंबर 6 आपके पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो अपने पास में है H अपॉन P, जिसे कि हम कहते हैं कोसेक थीटा। क्लियर है? ये 6 रेशियो अपने पास में थे और इन 6 रेशियो में अपने पास ये समझ में आ रहा है ये जो नंबर फर्स्ट जो है वो व्युत्क्रम है किसका? नंबर 6 का। उल्टा है एक तरह से देखिए। नंबर 2 जो है वो नीचे से नंबर 2 का व्युत्क्रम है और नंबर 3 जो है वो नीचे से नंबर 3 का व्युत्क्रम है। तो यहाँ पर जो व्युत्क्रम है तो इस हिसाब से मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं कि साइन, ये थीटा कुछ ऐसे पढ़ा लिखा जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, बराबर है 1 अपॉन कोसेक थीटा के। कोसेक थीटा के ये अपने पास एक फॉर्मूला भी बन चुका है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इन दोनों को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं तो ये अपने पास में बन जाता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कितना होता है? 1 होता है। ये अपने पास में एक फॉर्मूला निकलकर आ जाता है। अपने पास में 6 फॉर्मूले जो यहां से बन गए इनकी परिभाषाओं के अनुसार ही एक फॉर्मूला अब अपने पास ये बन चुका है। अब सेकंड फॉर्मूला अपने पास इन्हीं रेशियो से बन रहा है कि सेकंड नंबर जो है वो इधर वाले सेकंड का व्युत्क्रम है, इनवर्स में है। इसका मतलब कोस थीटा जो है वो यहाँ पर 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है। तो यहां से एक और फॉर्मूला बन जाता है कि कोस थीटा और सेक थीटा का जो गुणनफल होता है वो सदैव कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो एक फॉर्मूला अपने और बन चुका है ये वाला। नंबर 3 में आपने जाना कि यहां से ये 3 और नीचे से 3 ये आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इनवर्स में है। तो tan थीटा जो है वो बराबर है 1 अपॉन कोट थीटा के। थोड़ी नई चीज हम यहाँ पर नहीं जान रहे, 10th में जो आया है उसी को हम समझ रहे हैं। इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितने के बराबर? 1 के बराबर। tan और कोट थीटा का गुणनफल किसके बराबर? 1 के। एक फॉर्मूला अपने पास ये बन चुका है। ये सभी फॉर्मूले जो हैं वो अपने फिजिक्स में यूज होने वाले हैं, जो 10th क्लास तक आपके आए हुए हैं, नए नहीं है, 10th क्लास में सभी के आए हुए हैं, आपको इनको जानते भी हैं। तो ये अपने पास 6 फॉर्मूले जो हैं आपकी डेफिनेशन से आ चुके हैं और इन्हीं डेफिनेशन से 3 फॉर्मूले अपने पास और बन चुके हैं। क्लियर यहाँ तक? अब अपने पास इसी ट्रिगोनोमेट्री में 3 सर्व समीकरण और चलती हैं जो कि आप जानते भी हैं, 3 सर्व समीकरण। और वो सर्व समीकरण अपने पास में कौन सी थी उनको भी हम यहाँ पर जान लेते हैं।
वो सर्व समीकरण अपने पास थी। देखिए, तो अपने पास 6 फॉर्मूले पहले कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपको रटने नहीं है। 3 फॉर्मूले उन्हीं से बन गए, उनको भी याद नहीं करना है, क्योंकि 6 अनुपात आप एक समकोण त्रिभुज से खुद से बना सकते हो, यूनिक नाम इनको दे सकते हो। 3 सर्व समीकरण अपने पास में और थी, जिसके अनुसार ये था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का जो मान था इस प्रकार से हल करने के बाद वो सदैव 1 के बराबर होगा। क्लियर है। और इसी के बाद में एक सर्व समीकरण और थी, जिसके अनुसार था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बराबर होता था sec स्क्वायर थीटा। और नंबर 3 जो आपकी सर्व समीकरण थी वो थी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर है। ये 3 सर्व समीकरण अपने त्रिकोणमिति में चलती हैं, ये कंडीशन के अनुसार, यानी ऐसी अगर कंडीशन बन जाती है कहीं पर तो उसकी जगह आप 1 पुट कर दीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कहीं पर हो तो आप उसकी जगह sec स्क्वायर थीटा लगा दीजिए। अगर आपको जरूरत पड़ रही है tan की और फॉर्म आपको sec का दिया हुआ है तो sec स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 प्लस tan स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर है। और अगर आपके सिंगल पावर में हो तो आप इसका वर्गमूल ले लीजिए तो आपको मिल जाता है। यहीं से एक फॉर्मूला और बनता है और उसके अनुसार ये है कि tan थीटा जो है वो बराबर होता है साइन अपॉन कोस के। साइन अपॉन कोस का जो रेशियो होता है ना, ये रेशियो किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। क्लियर है। ये जो सर्व समीकरण है ना, इनकी हमें फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इन्हीं सर्व समीकरणों से अगर हम ये समझें कि मान लीजिए कि आपके पास कोस दिया हुआ है और आपको साइन की आवश्यकता है, तो जिसकी आवश्यकता होती है उसे हम सिंगल कर लेते हैं तो कोस आपकी दाईं तरफ चला जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। फॉर्मूले बनाने आपको आने चाहिए, याद नहीं करना है, रटना नहीं है कहीं से भी। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये आपके बन जाएगा। अगर हमें साइन की आवश्यकता है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर आप वर्गमूल ले सकते हैं, तो आपके पास ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आपके साइन थीटा का बन जाता है। यदि आपको कोस की आवश्यकता थी तो साइन इधर चला जाएगा, तो ये आपके पास इसी से एक नया रूप बन जाएगा। इसकी जगह मैं कोस थीटा रख देता हूं, तो आपके पास में इधर आपके साइन स्क्वायर चला गया था, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक सर्व समीकरण हो गई ये, और 2 फॉर्मूले इसके यहां से बन जाते हैं। क्लियर है। यहाँ पर इसी प्रकार से देखिए, अगर आप इसमें से sec का मान ज्ञात करना चाहते हो तो आप इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो आपको sec का मान मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर tan का मान चाहिए होगा तो 1 को आप इधर ट्रांसफर करोगे, फिर इसका रूट लोगे, तो आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला और बन जाता है। मान लीजिए कि मेरे को tan का मान ज्ञात करना है, तो tan का मान ज्ञात करना है तो देखिए इधर आपके पास sec स्क्वायर थीटा तो पहले से ही है, एक का आप पक्षांतरण करोगे, tan स्क्वायर दिया हुआ है, हमें सिर्फ tan चाहिए तो इसका मैं क्या ले लूंगा, वर्गमूल ले लूंगा। इधर sec चाहिए तो इसका आप वर्गमूल ले लीजिए तो sec मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास इस वाले फॉर्मूले से देखिए, अगर आपको कोसेक की आवश्यकता है तो आप इसका वर्गमूल ले लीजिए सीधा ही, तो आपके यहाँ पर रूट लग जाएगा। अगर आपको कोट की आवश्यकता है तो 1 को पहले ट्रांसफर कीजिए, फिर आप इसका रूट ले लीजिए। तो मैं इसका डायरेक्ट लिख देता हूं कोट थीटा, वर्गमूल लेना ही पड़ेगा, इसका रूट आ जाएगा। और इधर की साइड में पहले से ही क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और बैठा देंगे इसको 1। ये आपके पास इधर की साइड के जो फॉर्मूले आपके क्रिएट हुए हैं वो इन्हीं से बने हैं। यहाँ पर अगर थीटा 30 डिग्री है, यहाँ पर भी 30 डिग्री है, दोनों का स्क्वायर हो रहा है और प्लस लगा हुआ है, तो उसका बिना सोचे समझे आंसर रख दीजिए। तो उसका बिना सोचे समझे उसके बराबर रख दीजिए 1, और आप इसको आगे हल कर लीजिए। और कहीं पर अगर 1 लिखा हुआ है और हमें साइन कोस के रूप में अगर आवश्यकता पड़ रही है तो आप 1 को हटा दीजिए, उसकी जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर यूज कर सकते हैं। थीटा दोनों का सेम रहने वाला है। ये कुछ फॉर्मूले और थे, आप इनको भी नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं इसके आगे कि और क्या कंडीशन बन सकती है। 10th लेवल तक की ये फॉर्मूले अपने पास में है। अब अपने पास ये जो साइन कोस वगैरह जो है, इनकी कुछ टेबल जो है वो आपके 10th क्लास में आई हुई है कि जैसे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है। ये कुछ एंगलों के मान अपने पास 10th क्लास में 90 तक की टेबल अपने पास दी हुई थी, जिसमें अपने पास एक एंगल था 0 डिग्री, एक अपने पास में एंगल था 30 डिग्री, एक अपने पास में था 45, एक अपने पास में था 60 और एक अपने पास में था 90 डिग्री। तो क्या अपने पास एंगल जो है वो 90 के बीच में ही बनते हैं? क्या आपके पास
जीरो के जस्ट बाद में 30 ही बनेगा, या 15 डिग्री का कोण नहीं बनता, या आपके पास में 46 का एंगल नहीं बनता। अपने पास अगर हम बात करें ये 90 का इस प्रकार बन जाता है, तो आपके पास 1 डिग्री भी बनेगा, 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा, काफी सारे एंगल बन सकते हैं। 90 के बाद के एंगल नहीं बनेंगे, 90 के बाद भी गिनतियां तो होती है ना। इस प्रकार से एंगल आपके पास खूब सारे बनते जाएंगे, वापस घूमते घूमते वापस उसी लाइन पे आ जाएंगे। इसका मतलब एक बिंदु के चारों तरफ एक एंगल क्रिएट हो जाएंगे आपके पास। इसको लाइन को फिक्स कर लिया, एंगल बनाते जाएंगे, हटाते जाएंगे, और आपके नापते जाओ वापस इसी बिंदु पर आ गए। इसका मतलब एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनते हैं ना, एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण बनेगा वो सबसे ज्यादा जो होगा वो बनता है हमेशा 360 डिग्री का। एक बिंदु के चारों तरफ के एंगल को अगर हम नापने पर उसकी जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलती है, 360 डिग्री। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो 10th क्लास तक अपने को ये 5 एंगल दिए गए थे, यही नहीं होते, आपके पास 360 डिग्री तक के एंगल बन सकते हैं, जिसमें अपने पास में उन एंगल की वैल्यू कितनी होगी। फिर जैसे मान लीजिए अपने को तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री 10th क्लास में दिया हुआ है, और इसका मान होता है 1/2। साइन आपके पास में 60 डिग्री दिया हुआ है, और उसका मान होता है √3/2। ये उस टेबल में हमें मान दिया हुआ है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि tan 30 डिग्री का मान अपने को पूछा जाए, तो हम उसका आंसर 1/√3 बता देंगे, उसकी टेबल दी हुई है। लेकिन अब अगर अपने पास में tan 120 डिग्री का मान पूछा जाए, क्योंकि एंगल तो 120 डिग्री का भी बनता है, इस प्रकार से एंगल जो है वो 120 डिग्री का बनता है, फिर tan 120 डिग्री का मान हम कैसे बताएंगे, कितना होता है कितना नहीं होता। तो अब अपने पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की कड़ी में आगे बढ़ते हैं, और आज हम यही जानेंगे कि ये अपने पास 90 डिग्री से ज्यादा एंगल अगर बन रहा हो तो फिर उनके मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। टेबल अपने पास में 10th क्लास तक 90 तक की ही है, और 90 तक में भी सिर्फ 5 एंगल के ही मान दिए हुए हैं। इनमें भी आपके बीच में और एंगल हो तो उनको कैसे देखेंगे। 90 से ज्यादा एंगल बन जाते हैं तो उनको हम कैसे चेक करने वाले हैं। तो अब अपने पास नेक्स्ट यही है कि अब बाकी के एंगलों को हम कैसे जानेंगे। क्लियर है। तो इन्हीं के लिए हम यहाँ पर एंगल को जो है एक चतुर्थांश पद्धति है, क्वाड्रेंट सिस्टम, उसके द्वारा समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब आप यहाँ पर डाल लीजिए, बाकी आपको इस ट्रिगोनोमेट्री के कंप्लीट नोट्स जो हैं, कंप्लीट फॉर्मूले जो हैं वो इसी चैनल विज्ञान विद्या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल तो आपको जो लिखवाया जा रहा है उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में ये जो एंगल नापने के लिए एक सिस्टम यूज किया गया है जिसे बोला जाता है चतुर्थांश पद्धति, यानी क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम। अब इसके तहत हम ये जानेंगे कि इनके मान कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में चतुर्थांश यानी 4 स्थान अपने को बनाने, तो एक पॉइंट के चारों तरफ अगर हम बात करें तो इसके 4 इससे हम कर लेते हैं, क्योंकि यहां से इस लाइन को अगर हम फिक्स करते हैं तो देखिए 90, फिर अगेन फिर एक हिस्सा 90 का, अगेन फिर एक हिस्सा 90 का, और फिर अगेन एक हिस्सा 90 का बन जाता है। इस प्रकार से एक बिंदु के चारों तरफ टोटल कितने डिग्री का कोण क्रिएट होता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ये पोजीशन तो कुछ अपने पास वैसी ही बन रही है जैसे एक्स वाई अक्ष को दर्शाते हैं, ये एक्स डैश वाई और वाई डैश, इस प्रकार से आपके पास हो जाता है। ये जो फर्स्ट लाइन आपके पास जिसको आपने फिक्स किया है, जैसे कि एंगल नापोगे वो तो एक तरह से वहां पर कितना डिग्री का कोण क्रिएट करेगा, 0 डिग्री का। अगर आपके पास लाइन जो है, दूसरी रेखा जो है वो यहाँ पर बन जाती है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो देखिए 90 से तो कम है और 0 डिग्री से क्या है, ज्यादा है, जिसे कि हम एक तरह से किससे दर्शाते हैं, थीटा से। इसका मतलब जब भी आपको डायरेक्ट थीटा की वैल्यू दी गई हो और वो 90 से कम है, तो समझ जाना कि वो आपके पास इस फर्स्ट वाले पार्ट में। तो अपने पास यहाँ 4 पार्ट बन गए, एक आपके 0, ये वाले जो लाइन आपके पास में जो कि आपके पास वर्टिकल लाइन है जिसको 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। ये जो लाइन आपके पास में है इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ये वाली। यहाँ पर इस लाइन से लेके यहाँ तक का एंगल अगर हम चेक करते हैं तो कितना डिग्री का बन सकता है, 180 डिग्री। यहां से लेकर सिर्फ यहां तक चलते हैं तो 90 डिग्री का, यहां से चलते हुए वापस यहां तक आ गए, ये आपके पास 180 हो गया, फिर 90 और एक्स्ट्रा हो गया, ये आपके पास में हो जाता है 270 डिग्री। और यहीं से बढ़ते हुए वापस यहां पर आ गए, देखिए आपके पास में 90 का हिस्सा ये, 90 का हिस्सा ये, 90 का हिस्सा ये हो गया और 90 हो गया, कंप्लीट बन गया 360 डिग्री। यही लाइन आपकी 0 डिग्री की भी रहेगी और यही लाइन आपकी 360 डिग्री की भी रहेगी।
इसका मतलब एंगल नापने के लिए हम यहाँ पर क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करने वाले हैं, और क्वाड्रेंट सिस्टम वाला जो पॉइंट था उसके अनुसार अपने पास यहाँ पर जो एंगल है वो एक बिंदु के चारों तरफ अगर हम एंगल की बात करें तो 360 डिग्री का एंगल जो है वो बन सकता है। अगर यहाँ पर फिर वो जो भी हम नाप रहे हैं वो दूसरे राउंड में भी चालू हो जाता है तो इसका मतलब 360 डिग्री से ज्यादा का भी एंगल बन जाता है, कहीं पर पूछ भी लिया जाता है। मैथमेटिक्स वालों तो काफी चलते हैं कि साइन 750 डिग्री का मान कितना होगा, 1050 डिग्री का मान क्या होगा, बहुत सारे एंगल मैथमेटिक्स में चलते रहते हैं। अपने तो इतना यूज है नहीं, तो मैन अपने पास में ये जो लाइन क्रिएट हुई है 4, इससे हमने यहाँ पर कर दिए हैं। एंगल अपने पास में जो बनने वाला है वो आपके पास में 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। वर्टिकल जो लाइन है वो अपने पास में 90 और 270 की है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपके पास 0 डिग्री और 180 है, और साथ में 360 डिग्री। अब अपने पास ये जो पार्ट आपके पास में है, इस फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश एग्जाम में कुछ ऐसा भी नहीं पूछा जाएगा अपने फिजिक्स में कि यहाँ पर संरचना बनी हुई है तो इस पार्ट को क्या बोला जाता है। ये तो अपने एंगल ज्ञात करने के लिए, समझने के लिए अपने खुद के समझ में होना चाहिए कि इस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यह आपके पास में सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश। यह आपके पास में हो गया थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। क्लियर है, थर्ड पार्ट। यह आपके पास में हो गया फोर्थ, जिसे बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 हिस्से जो हैं उनके नाम भी फिक्स हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें आपके पास एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा का बन सकता है। 90 यहाँ पर मूल एंगल बन गया, यानी अपने पास में सपोज कीजिए 30 डिग्री ही है, तो 30 डिग्री के लिए हम 90 माइनस 60 भी कर सकते हैं। आपके पास 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो आप डायरेक्ट 45 भी यूज कर सकते हो, या 90 माइनस घटा के भी उसको आप लिख सकते हो। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसे हम 90 माइनस थीटा कहते हैं। आगे चल के इनके मान ज्ञात करेंगे। यह आपके पास में हो गया 90 माइनस थीटा, या 0 प्लस थीटा भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये वाले क्वाड्रेंट में हम चलते हैं तो 90 प्लस थीटा यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ये लाइन बनी हुई है तो 90 तो आपकी यहाँ तक हो चुका है, इस 90 के एक्स्ट्रा और एंगल आ चुका अपने पास, जो मान लीजिए 10 डिग्री है तो 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 10। अभी हमने 10 120 बोला था तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ ना, 90 प्लस 30। इसका मतलब है 90 तो मूल एंगल है और ये एक्स्ट्रा आपकी कितना है 30 है। क्लियर है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 180 माइनस थीटा भी तो बोल सकते हैं, 180 माइनस थीटा। तो ये जो लाइन आपके पास में हॉरिजॉन्टल वाली वो 180 है। अगर यहाँ पर इस एंगल की बात करते हैं तो ये आपके पास इससे घटाकर भी तो बता सकते हैं कि आपको कितना पीछे जाना पड़ रहा है। मान लीजिए आपके पास 120 की बात करते हैं तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60, क्योंकि 180 की लाइन ये है आपके पास यहाँ तक पहुंचे तो शेष कितना बचेगा, 180 माइनस 60 कर देंगे तो बचा हुआ आपके पास 120 आ ही जाएगा ना। इस प्रकार से सेकंड क्वाड्रेंट को हम 90 प्लस थीटा या हम इसे 180 माइनस थीटा के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। ये आप ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप 90 माइनस थीटा दर्शा सकते हो, 0 प्लस थीटा के द्वारा भी दर्शा सकते हो, या 90 से कम एंगल है तो आप उसको डायरेक्ट ही थीटा से भी दर्शा सकते हो। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर इसको नॉर्मली से सही तरीके से लिख देता हूँ। अपने पास यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट जो था, सेकंड क्वाड्रेंट, एक मिनट, सेकंड क्वाड्रेंट के जो एंगल हैं वो हम ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा। समझ आएंगे, क्योंकि इस लाइन के जैसे ही आगे आएंगे तो आपकी 90 प्लस वाली कंडीशन बन जाती है, और 180 से कम। ये वाला जो हिस्सा आगे चल रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा है 90 से तो ज्यादा है और 180 से कम है। अपने पास में आ गया 180 माइनस थीटा। तो यानी ये एंगल जो हम ज्ञात कर रहे हैं उसमें मूल एंगल कितना है 90 या कितना है 180। कौन से क्वाड्रेंट के लिए,
सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। इस हिसाब से तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, यानी ये वाला जो एरिया है वो 180 से तो आगे चल रहा है और 270 से कम है। 270 पीछे और 180 से आगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट के जो एंगल हैं उनको मैं लिख सकता हूं 180 प्लस थीटा। क्लियर है? या इसे मैं लिख सकता हूं 270 माइनस थीटा। तो प्रकार से हम थर्ड क्वाड्रेंट को शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 210 है, यानी tan 210 डिग्री का ही मान हमें ज्ञात करना है। तो 210 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि tan का ही पूछा है, तो tan 180 प्लस 30 में इसको लिख सकता हूं। 180 प्लस 30 कितना हो गया? 210 हो गया। तो यहां से दिख रहा है 180 में ऐड हो रहा है। या इसे मैं 270 माइनस 60 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 270 में से जब हम 60 को घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा? 10 बचेगा, यानी 210। यहां से साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट को हम 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये जो क्वाड्रेंट में एंगल का निर्धारण करना है वो निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा आप यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसमें 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से तो आगे जा रहे हैं देखो, और 270 से पीछे अगर हम बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर कोई एंगल ले रहे थे। इसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे हिसाब से आप बता सकते हो कि 270 से तो आगे नापेंगे, जो भी एंगल बनेगा, जैसे यहाँ पर बन रहा है तो 270 प्लस और 360 माइनस, तो ये एंगल का जो निर्धारण है वो रहेगा 270 प्लस थीटा, या इसे मैं लिख सकता हूं 360 माइनस थीटा। क्लियर है? फर्स्ट, अब इसी कंडीशन में 0 प्लस थीटा तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट ही इसकी जगह क्या लिख सकते हो? थीटा यूज कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन अगर एक चक्र पूरा होने के बाद अगर सपोज कीजिए कि हम दोबारा से इसी फील्ड में आगे चले गए, यानी यहाँ पर 360 से आगे गुजर चुके हम, 360 तो एक बिंदु के आगे है ही। अगर मैं यहाँ पर इसको 309 डिग्री लेना चाहता हूँ तो एक चक्र में 360 तो हो ही चुका है। अब 360 के आगे हमें और कितना बढ़ना पड़ेगा? 30 डिग्री बढ़ना पड़ेगा। जैसे ये वाली लाइन है ना, ये वाली ध्यान देना, ये वाली लाइन है वो आपकी एक्स्ट्रा हो गई। एक चक्र आपके पास में ये पूरा हो चुका है और फिर इसके बाद ये 30 एक्स्ट्रा हो चुका है। इसका मतलब 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा जब भी आपके बनेगा तो समझ जाना कि वो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया है। ये आपके पास में इस क्वाड्रेंट में एंगल का जो डिवीजन है, एक तरह से विभाजन है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कि आपके पास 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस और 360 माइनस, और ये वापस फर्स्ट में अगर पहुंचते हैं 360 प्लस थीटा, ये आपके पास एंगल बन जाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं और इसके हिसाब से वापस मैं इसको एक साफ सुथरा सा रूप यहाँ पर बना देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास कंडीशन बन जाएगी 90 माइनस थीटा। क्लियर है? या आपके पास कंडीशन बन जाएगी 360 प्लस थीटा, या डायरेक्ट ये आपके पास जो एंगल दिया हुआ है जो 90 से कम है, तब डायरेक्ट आप उसको कितना देख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में याद आ जाना चाहिए 90 प्लस थीटा, ये आपके पास कंडीशन बनेगी, यानी इसमें 90 मूल एंगल है। सेकंड कंडीशन ये बन सकती है कि मूल एंगल तो 180 लेकर चलें, तो उसमें से हमें घटाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से आपके माइंड में बैठ चुका होगा, अब 180 से आगे चलना पड़ेगा, तब उसमें ऐड कर दीजिए, जिसमें हमें पीछे आना पड़ रहा हो उसमें से आप घटा दीजिए, तो 270 से पीछे ही हमें लेना पड़ेगा, ये आपके पास में बन जाता है। नंबर 4 की कंडीशन अगर हम देखें तो 270 से आगे चलेंगे, 270 प्लस में थीटा, और यहाँ पर आपके पास में हो सकता है 360 माइनस थीटा। ये आपके पास में 4 कंडीशन बन जाती है, तो टोटल आपके पास 8 कंडीशन ये बन जाती है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं, आपने थोड़ा सा महसूस किया होगा 10th क्लास तक आपके पास साइन थीटा, कोस थीटा के कितने भी डिग्री के मान निकाले गए हो, वो सब के सब मान जो थे वो पॉजिटिव में थे।
सबके सब मान किसमें थे, पॉजिटिव में। लेकिन 10th क्लास तक तो हमें जो मान भी दिया गया है वो आपके पास 90 तक का ही तो था, तो 90 को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। 90 तक की जो जितने भी मान होते हैं, चाहे वो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए अगर आप 90 तक की वैल्यू ज्ञात करते हो तो वो सभी वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव रहती है, चाहे वो कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो, उन सब की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव रहती है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप उन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू ज्ञात करते हो तो उन सभी की वैल्यू जो आएगी, यानी जो आंसर आएगा वो ऑल पॉजिटिव रहने वाला है, इन सब के मान क्या है, धनात्मक रहने वाले हैं। अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात में है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, उन सब के लिए 90 तक के कोई सी भी वैल्यू के मान निकाल लीजिए, सबके आंसर किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। मान कितने कितने होते हैं उनकी तो टेबल बनी हुई है, आपने याद भी की होगी, उसी के हिसाब से आप उनके मान निकाल सकते हो। क्लियर है। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में किसी की वैल्यू निकालते हैं, किसी भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की अगर हम वैल्यू निकालते हैं, सपोज कीजिए साइन 120 डिग्री की ही वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो हमें पता नहीं कितनी है, लेकिन पहले तो हम ये चेक करेंगे कि वो कौन सी क्वाड्रेंट में। 120 को देखकर हमें पता चल रहा है कि 90 से तो ज्यादा है और 180 से कम है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो सेकंड क्वाड्रेंट से आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के बाद फिर हमें इनके साइन के चेक करने हैं कि इनका साइन आएगा क्या, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। एक बात आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि अपने यहाँ पर कितने भी डिग्री का एंगल बने, कितने भी डिग्री का एंगल बने, उनका फाइनल आंसर वही निकल के आएगा जो आपके 90 तक की टेबल में दिया हुआ है। 90 तक की टेबल में जैसे √3/2 है, 1/√3 है, √2 है, 1/√2 है, 1 है, इनफाइनाइट है, यानी वहां तक 90 तक की टेबल में कितने भी जो मान दिए हुए हैं, चाहे वो आपकी 45.5 डिग्री का हो, 60.3 डिग्री का हो, वही एंगल आपके इन सब के लिए रहने वाले हैं। बस चेंज ये होगा कि आपके यहाँ पर किसी के लिए प्लस लग जाएगा और किसी के साथ माइनस लग जाएगा, इतना ही चेंज होने वाला है। बिल्कुल वही एक 90 तक की टेबल हमें समझनी है। तो साइन 120 ये तो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में अब आपके पास पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव मान सिर्फ साइन और इसका जो इनवर्स था कोसेक, ये दो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हैं, इन दो के आंसर तो आपके पॉजिटिव में रहेंगे। बाकी 4 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उनके आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस के रहने वाले। तो जैसे साइन 120 डिग्री का मान, अब 120 डिग्री का मान कितना होगा ये हमें फिलहाल पता नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर यही मान आपके tan 120 डिग्री होता तो tan 120 डिग्री जो है वो इन दोनों में नहीं है, 4 से जो बच गए उनमें है। इसका मतलब tan 120 डिग्री का आंसर क्या होगा ये हमें फिलहाल पता नहीं, लेकिन आंसर जो है वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। यदि सेकंड क्वाड्रेंट में किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू पूछी गई है और अगर वो साइन और कोसेक नहीं है, बाकी 4 जो बच गए tan, कोट, सेक, कोस, उन 4 के आंसर जो हैं वो किस में रहते हैं, नेगेटिव में रहते हैं। आंसर आपको बताया भी अभी आपके पास 150 डिग्री, 150, तो यहाँ पर कोस 150 में लिख लेता हूं, कोस 150 डिग्री। तो 150 डिग्री जो है वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में, ये तो समझ में आ चुका, लेकिन है कौन सा, कोस। पॉजिटिव कौन कौन होता है, साइन और कोस से। इसका मतलब कोस 150 डिग्री का जो आंसर आएगा कितना आएगा ये नहीं पता, लेकिन जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, यानी नेगेटिव साइन के साथ आने वाला है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक के आंसर पॉजिटिव रहेंगे, बाकी 4 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उनके आंसर आपके नेगेटिव रहने वाले हैं। अगर ये 150 जो है वो कोसेक 150 होता तो इसका आंसर पॉजिटिव में आता। क्लियर है। आगे इनकी वैल्यू निकालेंगे, आराम आराम से सिस्टम से ही आगे चलेंगे, चाहे आपके पार्ट और बढ़ जाएंगे, एक साथ नहीं करेंगे, आराम आराम से इनको कंप्लीट करेंगे। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे हमने देखा भी था कि tan 210 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है, यही वैल्यू मान लीजिए कि साइन 210 डिग्री की निकालनी है।
तो अब अपने पास यहाँ से पता चल जाता है 180 से तो ये मान है ज्यादा और 270 से क्या है कम। तो यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड में। तो पहला स्टेप आपको यही करना है कि ये चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट में होने के बाद फिर आपको यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का फिक्स करना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव मान होता है वो tan और उसका जो इनवर्स है यानी कोट, इन दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के मान तो होते हैं पॉजिटिव। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के चार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो नेगेटिव में होते हैं। ऐसे ही अगर वैल्यू आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan और उसका जो इनवर्स है वो तो रहेंगे पॉजिटिव में, बाकी के सभी मान किस में रहेंगे, नेगेटिव। जैसे एग्जांपल यहाँ पर tan 210 दिया हुआ है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, 210 से पता चला। अब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा ये हमें पता नहीं, लेकिन आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। ये sin 210 जो है ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, वैल्यू कितनी है ये नहीं पता, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव साइन के रहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot जो है वो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के चारों नेगेटिव रहते हैं। अगर आपके पास एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अनुसार बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में tan 330 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहां से हमें पहचानना है कि ये 270 से तो ज्यादा है और 360 से कम है। 360 से तो 30 कम है, इसका मतलब 360 माइनस 30 कर देंगे, और 270 से ये 60 ज्यादा है, इसका मतलब 270 प्लस 60 कर देंगे। उससे समझ में आ गया, 270 प्लस और 360 माइनस करते हैं तो ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कोस और उसका जो इनवर्स है यानी सेक, ये दोनों तो रहते हैं पॉजिटिव में, बाकी के जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो किस में रहते हैं, नेगेटिव में। ये दो औरों की तरह क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो 6 ही तो होते हैं और 6 के मान हमें पता चल गए, 2 इसमें पॉजिटिव, 2 इसमें पॉजिटिव, 2 इसमें पॉजिटिव और फर्स्ट वाले में सभी पॉजिटिव। tan 330 आंसर आपकी किस में आएगा, माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना। तो जो एंगल दिए गए सबसे पहला स्टेप आपको मैंने बता दिया, पहले क्वाड्रेंट फिक्स कीजिए कौन से क्वाड्रेंट में, फिर उसके टुकड़े करके देखिए कि ये आपकी कौन से मूल एंगल से जुड़ रहा है या मूल एंगल में घट रहा है। 330 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 270 प्लस 60 और 360 माइनस 30 भी लिख सकता हूँ, दोनों कंडीशन आपकी बन जाती है। यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब तो इसी कड़ी में अगर मान लीजिए कि आपके पास में, सपोज कीजिए आपके पास में 420 डिग्री का एंगल है, 420 डिग्री का, और ये एंगल आपके पास में tan भी हो सकता है, cos भी हो सकता है, कोई से भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ इसकी वैल्यू पहुंची जा सकती है। तो 420 डिग्री देखिए 360 प्लस, 360 से कितना आगे गए, आपके पास में 60 डिग्री आगे जा चुका है। तो किसी के भी साथ देखेंगे तो 360 प्लस थीटा बन रहा है, और ये 360 प्लस थीटा जो है वो आपके कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, फर्स्ट में। और फर्स्ट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो किस में रहते हैं, पॉजिटिव में रहते हैं। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में A यानी ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में S और उसका व्युत्क्रम यानी साइन, थर्ड में आपके पास में हो गया tan और उसका व्युत्क्रम, और फोर्थ में हो गया cos और उसका व्युत्क्रम। इसका मतलब ये फॉर्मूला आपके पास याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, ASTC के हिसाब से आप इसका पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर सकते हैं। फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन और उसका इनवर्स, थर्ड में tan और उसका इनवर्स, फोर्थ में cos और उसका इनवर्स, ये आपके पॉजिटिव रहते हैं। तो अब हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के क्वाड्रेंट में ये चेक किया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहेगा और कौन सा नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में यानी आज हम इसको यहीं पर क्लोज कर रहे हैं ताकि लंबा ये आपका वीडियो नहीं बने, टुकड़ों में आराम से तसल्ली से हम इसको समझेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने पहले ही कहा बिल्कुल बेसिक लेकर चलेंगे ताकि अपने फिजिक्स जो है बिल्कुल आसान हो सके। और अब इसके आगे जो हम वैल्यू निकालेंगे वो नेक्स्ट भाग में देखेंगे। अभी आपको ये भी बताया था कि जितनी भी वैल्यू निकल के आएंगी उन सब का आंसर जो है वो 90 तक की टेबल की वैल्यू में ही रहने वाला है, बस चेंज होगा पॉजिटिव नेगेटिव का साइन, वो देखेंगे हम नेक्स्ट भाग में।
अगर प्यारे बच्चों आपके ये टॉपिक समझ में आ रहा है, जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो सिर्फ आपके समझ में आ रहा है, तो आप अपने अन्य साथियों को भी इसको जरूर से सेंड कीजिए। सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को, क्योंकि जस्ट इसके आगे जैसे इसका भाग आएगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा और नोट आप इसको कर सकते हैं। और आपको बताया हुआ है पूरी पीडीएफ, ये जो फॉर्मूले वगैरह हैं उन सबके नोट्स जो हैं वो आपको विज्ञान विद्या टेलीग्राम चैनल पर मिल भी जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट भाग में देखेंगे अब हम इसके क्वाड्रेंट के द्वारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से किसी भी डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है, कितनी वैल्यू आती है, वो देखेंगे नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।